नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स MCQs करेंगे। चैप्टर हमने पहले ही ख़त्म कर रखा है। मैंने पूरे चैप्टर का डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, आप देख लेना, ठीक है। तो आज हम MCQs करेंगे। MCQs करने के लिए आपको थोड़ा तो बेसिक नॉलेज होना चाहिए। इस चैप्टर की जो वीडियोस मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप देख लेंगे तो बेसिक चीज़ें भी कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। MCQs करने के लिए थोड़ा सा दोस्तों वो ज़रूरी है, एक बार देख लेना ज़रूर, ठीक है। एक इसमें एक टेबल है, उस टेबल के बेस पे ज़्यादातर क्वेश्चन 80% क्वेश्चन उस टेबल पे पूछे जाएंगे। वो टेबल अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, आप ध्यान से देख लेना और फिर हम MCQ शुरू करते हैं, ठीक है जी। देखो, रेशोज यहां लिख देते हैं अफेक्ट। सबसे पहला तीन ही इसके अंदर रेशो आएंगे। पहला A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। इसको बोलते क्या क्या है? पहला बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, इसको हम कंसिस्टेंट भी बोलते हैं, इसको हम वन सॉल्यूशन भी बोलते हैं, वन सॉल्यूशन। इसको हम यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। ये टेबल अच्छे से लर्न करनी है आप लोगों को, इसी के बेस पे हम पूरा का पूरा चैप्टर खत्म करने वाले हैं। दूसरा रेशो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 C1/C2। अब जब ये तीनों रेशोज बराबर होते हैं, अच्छे रेशोज कैसे निकलेंगे सब बताऊंगा, ठीक है, डोंट वरी ऑफ इट। अगर ये तीनों बराबर होते हैं तो इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट, ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस और कंसिस्टेंट और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है जी। इसका थर्ड है हमारा A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। इसको बोलते हैं पैरेलल लाइंस। इसका दूसरा नाम है इनकंसिस्टेंट। और इसका तीसरा नाम है हैज नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। दोस्तों इस टेबल के ऊपर आपको काम करनी है, इन तीन चीजों पे काम करना है। इनके नाम क्या क्या है आपके सामने लिखे हुए हैं, इसको याद करना थोड़ा सा जरूरी है। अगर याद रहेगा ना, जो अब क्वेश्चंस हम करने वाले हैं MCQs, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। तो एक बार पॉज करके इसको पूरे को नोट डाउन कर लो, क्योंकि अब हम क्वेश्चंस करेंगे ना तो ये सारी चीज़ें आपके सामने आने वाली है, तो आप देखते रहना उसको, ठीक है जी। चलो एक बार कॉपी कर लो। चलिए जी, पहला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ K फॉर विच सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिस एंड दिस हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। दोस्तों यूनिक सॉल्यूशन टेबल में देख लेना, अभी आपने लिखा होगा अपने सामने, है ना। यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, पहला वाला रूल था बराबर नहीं होता, तो kx माइनस वाई इक्वल टू 2 6x माइनस 2y इक्वल टू 3। यूनिक सॉल्यूशन तो A1 बोलते हैं k और A2 बोलते हैं 6, ठीक है। B1 बोलते हैं -1 और B2 बोलते हैं -2, मतलब x y के कांस्टेंट को, ठीक है। C1 की वैल्यू है 2 और C2 है हमारे पास 3। यूनिक सॉल्यूशन का रूल क्या होता है, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। बस इसमें वैल्यू लगा और देखो इसके अंदर A1/A2 यानी K/6 नॉट इक्वल टू -1/-, ये माइनस से माइनस कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2K नॉट इक्वल टू 6, तो K की वैल्यू 3, ये आपका आंसर, ठीक है जी। चलो जी दूसरा देखते हैं, वैल्यू ऑफ K फॉर विच सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, यानी तीनों के तीनों फंक्शन बराबर, ठीक।
तो A1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है दोस्तों 2, A2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4, B1 की वैल्यू है 3 और B2 की वैल्यू है K, C1 की वैल्यू है 5 और C2 की वैल्यू है 10। ठीक है जी। चलो A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2, तीनों को बराबर लगा दो। 2/4 3/K इक्वल टू 5/। दोस्तों आपको K की वैल्यू ही निकालनी है ना, कोई भी एक वैल्यू कंपेयर करके आप निकाल सकते हो, चाहे ये कर दो कंपेयर, चाहिए है ना, ये वाला कंपेयर कर देते हैं। चलो अगर ये वाला कंपेयर करेंगे तो 2K इक्वल टू 12, K की वैल्यू कितनी आ गई 6, ये आपका आंसर। ठीक है जी। चलो इसको फटाफट कॉपी करो, आगे समझते हैं। तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ K फॉर विच द सिस्टम हैज़ नो सॉल्यूशन। तो A1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है दोस्तों 1, A2 की वैल्यू क्या है इसमें देखना 5, B1 की वैल्यू है 2 और B2 की वैल्यू है K, C1 की वैल्यू है -3 और C2 की वैल्यू है 7। नो सॉल्यूशन में रूल क्या होता है A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। ठीक है जी। चलो वैल्यू लगा देते हैं 1/5, 2/K नॉट इक्वल टू -3/7। ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में हमारे पास नॉट इक्वल टू दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो इसको सॉल्व मत करना, इस वाले पेयर को, इसी को सॉल्व करो सिर्फ, है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो K इक्वल टू कितना हो गया 5 2 10, ये आपका आंसर। ठीक है जी। फोर्थ क्वेश्चन देखो वैल्यू ऑफ K फॉर विच द सिस्टम हैज़ दिस एंड दिस हैज़ नॉन जीरो सॉल्यूशन। दोस्तों नॉन जीरो सॉल्यूशन इक्वेशन की खास बात ये होती है कि इसमें कोई कांस्टेंट नहीं होता, देख सकते हो कांस्टेंट, x वाला टर्म y वाला टर्म फिर कांस्टेंट 0, यहाँ पे भी कांस्टेंट 0, तो इनको ना बराबर रख देते हैं, मतलब इनको हम यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। मतलब A1 की वैल्यू है 3, A2 की वैल्यू है K, B1 की वैल्यू है 5 और B2 है हमारे पास 10, दोनों को लगा दो बराबर ऐसे करके, ये इजी कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, K की वैल्यू 6। ठीक है जी। चलो इसको एक बार कॉपी करो फिर आगे करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, ये तो आपके एनसीईआरटी में भी है शायद। इन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैज़ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो ए बी की वैल्यू आपको बतानी है। तो दोस्तों ये रहा है ना, दो इक्वेशन है ना, तो A1 हमारे पास हो गया। अच्छा आप दोस्तों डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है, A1 अपॉन A2 A प्लस बी। ठीक है, आप भी ऐसे करेंगे, B1 3 अपॉन B2 2A माइनस बी इक्वल टू C1 7 अपॉन 21, इसको काट देते हैं 3। अब दोस्तों अगर तीनों बराबर है तो 1/3 को हम दोनों के बराबर रख लेते हैं, है कि नहीं। 2/A प्लस बी इक्वल टू 1/3, 3/2A प्लस बी इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, A प्लस बी इक्वल टू 6 ये आपकी पहली इक्वेशन, 2A माइनस बी इक्वल टू 3 3 9 ये सेकेंड इक्वेशन। अब दोस्तों इनको किसी भी मेथड से कर दो, वैसे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कर चुका है, दो मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड ज़्यादा प्रेफरेबल होता है, ज़्यादा बच्चे चूज करते हैं। ऐसे दिख रहा है आप लोगों को, ये प्लस माइनस है, कट जाएंगे, सेम होते हैं कट जाएंगे ना। ये कितना हो गया 3A, ये आपका हो गया 15, तो A की वैल्यू कितनी आ गई 3 5 जा। अब A की वैल्यू 5 होगी तो इसमें पुट कर दो, है ना, A की वैल्यू 5 तो B कितना निकल जाएगा जी प्लस का, इसको दूसरी तरफ भेज दो, 5 और 1 पॉजिटिव, ये बी ऑप्शन। ठीक है जी, चलो कॉपी करो और देखते हैं। चलो जी, इन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस इज इनकंसिस्टेंट देन K इज। अब याद करो इनकंसिस्टेंट कौन सी कंडीशन होती है, इनकंसिस्टेंट होती है लास्ट वाली जिसको हम नो सॉल्यूशन बोलते हैं, है ना। इट मीन्स 3/2K माइनस 1 इक्वल टू 1/K माइनस 1 नॉट इक्वल टू 1/2K प्लस 1। अब देख सकते हैं नॉट इक्वल टू का कोई आंसर नहीं है, इट मीन्स वी हैव टू सोल्व ओनली
दिस, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3k माइनस 3 इक्वल टू 2k माइनस 1, 3k माइनस 2k माइनस 1, इसको उठा के दूसरी तरफ भेज दो, k इक्वल टू आंसर। ठीक है जी। चलिए जी अगला देख लेते हैं 7th। इफ दिस एंड दिस रिप्रेजेंट्स कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट का मतलब होता है दोस्तों इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, तीनों रेशियोज बराबर होंगे तो ए और बी सेटिस्फाइड करेगी कोई इक्वेशन को। चलो ठीक है, देख लेते हैं। 2 अपॉन ए प्लस बी इक्वल टू -3 अपॉन माइनस ए प्लस बी -3, ठीक है जी, और इक्वल टू में 7 अपॉन 4a प्लस बी। ठीक है, जो आपको इक्वेशन इसमें अच्छी लगती है वो आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे ये दोनों कर लो, इन दोनों को करो दोस्तों। ठीक है, 2 अपॉन, ईजी है ना थोड़ा सा, इसीलिए कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 2 4 जा 8a प्लस में 2b इक्वल टू 7a प्लस में 7b, है ना। सबको उठा के इधर ले आओ। जीरो, 8a में से 7 लिया तो a बचा, माइनस का 5b इक्वल टू 0। देखो कहाँ पे बना हुआ है, ये होगा। ठीक है जी। चलिए 8वां देख लेते हैं क्या है। 8th में लिखा हुआ है इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स इज कंसिस्टेंट। अगर कोई इक्वेशन कंसिस्टेंट है देन द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय 2 इक्वेशंस आर। तो दोस्तों कंसिस्टेंट के लिए हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है। कंसिस्टेंट के लिए भाई या तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी या कोइंसिडेंट, दोनों के केस में ये कंसिस्टेंट ही रहेगा ना। याद होगा मैंने लिखवाया था, अभी देख लेना, देख लो। चलो इंटरसेक्टिंग है, ठीक है, पैरेलल नहीं हो सकता। ऑलवेज कोइंसिडेंट, ये भी ठीक है। इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट ये हो गया, दोनों होंगे ना ये कंडीशन दोस्तों कंसिस्टेंट के लिए। चलो 9 देख लेते हैं अब। 9 में लिखा है एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय द लाइंस दिस x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 0 इज। कौन सा ऑप्शन होगा इसमें। तो दोस्तों इसके लिए आपको थोड़ा सा ना एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। अच्छा, y इक्वल टू x, इसमें ये ओरिजिन से पास होती है। इनके पॉइंट रख के देख लेना। जैसे मान लो ये पॉइंट रख रहे हैं हम x और y। अगर x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y कितना आएगा बताओ। अगर y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x कितना आएगा। देखो ओरिजिन से पास हो रही है कि नहीं। x की वैल्यू 6 यहाँ मान लेते हैं, चलो वो ऐसे खींचेगी, ठीक है जी। और y की वैल्यू 0 तो यहीं रहेगा, ठीक है। तो ये हमें देख बताना है, ये एरिया बताना है। तो दोस्तों ये बेस और ये हाइट है ना, बेस इंटू हाइट। अब दोस्तों ये कहाँ कटा है, ये कटा कहाँ पे, इसके लिए हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा ना। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, है ना। ये तो हमें पता है 6। अगर ग्राफ के ऊपर बनाते हैं तो ये एक्यूरेट हो जाएगा। वैसे इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। याद है ना दोस्तों फॉर्मूला। हमेशा इसके अंदर राइट एंगल ट्राइंगल ही फॉर्म होगा, ठीक है। तो 1/2 बेस 6, और दोस्तों जो हाइट होगा ना, हाइट ये भी 6 होगा। आप चेक कर लेना कितना आ जाएगा, 18 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। ग्राफ के ऊपर बनाओगे तो आपको भाई बेस ये रहा, हाइट यही तो है, ये वाली है ना। तो हाइट कैसे चेक करेंगे, ऐसे कर लेना, ये रही हाइट, यही तो हाइट है ना। ये हाइट इसके पैरेलल है, बेस तो हमें पता है 6 है, ये हाइट इसके पैरेलल है। तो यहाँ जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट होगा देख लेना कितना होगा, 6 ही होगा, 18 आएगा, ठीक है जी। चलो कॉपी कर लो इसको। 10 क्वेश्चन है, द ग्राफ ऑफ x इक्वल टू -2 इज अ लाइन पैरेलल टू द। किसके पैरेलल होगा, वेरी इजी। पहले तो आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर दो दोस्तों। x की वैल्यू -2, आपको बताइए x एक्सिस होता है ना। राइट साइड में ये वैल्यू प्लस की होती है, ये माइनस की होती है ना। x इक्वल टू -2, यहाँ होगा -2, तो ये लाइन ऐसे खींच जाएगा, ऐसे करके -2 पे, ठीक है। अब ये जो लाइन खींची है दोस्तों, ये लाइन किसके पैरेलल है, दिख रहा है ना, y एक्सिस के, करेक्ट, ठीक है जी।
चलिए क्वेश्चन नंबर 11, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 4x इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, परपेंडिकुलर टू y एक्सिस, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 4x। तो ग्राफ बनाने के लिए पहले ये पॉइंट्स निकाल लेते हैं, ठीक है। x की वैल्यू 0, अगर x की वैल्यू 0 लगा रहे हैं तो ये पूरा 0 हो गया, तो y भी क्या हो गया 0। अगर y की वैल्यू 0 लगा रहे हैं तो 4 इसके नीचे जाएगा, ये भी क्या आ जाएगा 0। तो दोस्तों साफ साफ दिख रहा है, अभी हमने बात की थी ना सारे 0 है तो कहाँ से पास होगा, ये ओरिजिन से पास हो जाएगा, पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है जी। 12, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 5 इज अ लाइन पैरेलल टू द, अब y इक्वल टू 5, पॉजिटिव 5, y पॉजिटिव ऊपर होता है, यहाँ पे लगा लेते हैं 5, ये लाइन खींच देते हैं, ठीक। ये दिख रहा होगा ना किसके पैरेलल है, पैरेलल टू x एक्सिस, आप चेक करें पैरेलल टू, ठीक है। आगे, टू इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स टेकन टुगेदर आर कॉल्ड लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन और नन ऑफ दीज। NOT का मतलब है यहाँ पे नन ऑफ दीज, ठीक है। लीनियर इक्वेशन, भाई ये जो टू इक्वेशन है इसने बोल तो नहीं रखा हमें कि पावर इसकी कितनी है, वैसे तो इसने लीनियर का भी यहाँ पे मतलब लीनियर का नाम ही नहीं लिया ना कि हमारे पास पावर कितनी है, 1 है 2 है 3 है, तो वो लीनियर भी हो सकती है, क्वाड्रेटिक भी हो सकती है और साइमल्टेनियस का मतलब वो कुछ भी हो सकता है ना। लीनियर इक्वेशंस भी हो सकती है, क्वाड्रेटिक भी हो सकती है, क्यूबिक इक्वेशंस भी हो सकती है, कुछ भी साइमल्टेनियस इक्वेशंस आएगा इसमें, ठीक है। चलो जी आगे देखते हैं। द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस इज अ वर्टिकल लाइन, स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन और नन ऑफ दिस। तो दोस्तों इसका ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। पहले इसके पॉइंट निकाल लो, x y। अगर x की वैल्यू हम 1 पुट कर दे तो 2 1 जा 2, 2 इधर जाएगा, 5 माइनस 2 3, 3 इसके नीचे जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे आते हैं, y की वैल्यू अगर हम, अब ये तो रखेंगे नहीं, दोबारा ये मत रख देना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रखें, अगर यहाँ पे 3 रख दें, y की वैल्यू 3, 3 3 9, 9 इधर जाएगा तो माइनस का 4 और ये माइनस का 2 आ जाएगा। बस अब इसको ड्रॉ कर दो, x की वैल्यू पॉजिटिव 1, y की वैल्यू पॉजिटिव 1, तो जैसे मान लो यहाँ पे पॉइंट 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, पहला पॉइंट ये हो गया, ठीक। x की वैल्यू -2, ये रहा -2 और y पॉजिटिव 3, पॉजिटिव 3 यहाँ पे आएगा ना, जैसे मान लो यहाँ पे आ गया कोई पॉइंट, तो ये लाइन ऐसे खींच रही है दोस्तों। तो दोस्तों ये तो वर्टिकल तो है नहीं, वर्टिकल का मतलब होता है ऐसे सीधा, हॉरिजॉन्टल ऐसे होता है ना, ओरिजिन यहाँ से होता है। तो ये क्या है दोस्तों, एक स्ट्रेट लाइन है, दोनों पॉइंट हमारे एक लाइन पर आ रहे हैं, तो ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेगा, ठीक है जी। आगे देखते हैं, पेयर ऑफ इक्वेशन x इक्वल टू a, y इक्वल टू b ग्राफिकली रिप्रेजेंट्स लाइन्स विच आर पैरेलल। जब तक हमारे पास ये पॉइंट नहीं होंगे, ए बी की वैल्यू क्या है नहीं पता होगा तो हम नहीं बता सकते वो पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, क्या है। हाँ ये बता सकते हैं इंटरसेक्ट कहाँ से हो रहा है, लिखा है ना इंटरसेक्टिंग एट बी ए तो होगा नहीं क्योंकि x की वैल्यू क्या है दोस्तों a और y की वैल्यू b। अगर इसको हम किसी पॉइंट में लिखे तो ऐसी तो लिखेंगे ए बी, है ना, x की प्लेस वैल्यू जिसको हम एब्सिसा ऑर्डिनेट बोलते हैं, एब्सिसा पहले होता है ना, a और b पे इंटरसेक्ट होना चाहिए। तो आप देख सकते हो ये रहा, पैरेलल नहीं होगा, इंटरसेक्टिंग बी ए बिल्कुल नहीं होगा, कोइंसिडेंट हमें पता नहीं है बी की वैल्यू क्या है, इंटरसेक्टिंग एट ए बी ये होगा, ठीक है जी। चलिए एक बार कॉपी कर लो। 16 क्वेश्चन में लिखा हुआ है द फादर्स एज इज 6 टाइम्स हिज सन्स एज, 4 years hence the age of the father will be 4 times his son's age, present ages of son and father are respectively। चलो जी हमें इसको करना पड़ेगा सॉल्व। फादर की एज को हम x लेट कर लेते हैं और सन की एज को y लेट कर लेते हैं, ठीक है जी। लिखा है फादर की जो एज है यानी x इक्वल टू 6 टाइम्स हिज सन एज यानी 6y फादर की एज। अच्छा ऑप्शन में देख सकते हैं आप 4 6, चलो 6 का डिफरेंस है,
536 का डिफरेंस है 6 का, तो यानी डायरेक्ट बात नहीं बनेगी, हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा, है ना। 4 ईयर हैंस का मतलब दोनों में 4 4 ऐड कर दो ऐसे, ठीक है जी। ऐसा करने पर क्या हो रहा है, जो फादर है वो 4 टाइम्स आ जाएगा, तो इक्वल टू में हम पैरेलल करते हैं इक्वेशन को, यहाँ 4 मल्टीप्लाई नहीं होगा, यहाँ होगा 4 की मल्टीप्लाई 4y + 16, ये प्लस का उठा के इधर लियो, 4 दूसरी तरफ भेज दो, ये 12 आ गया, ये आपकी दूसरी इक्वेशन। एक काम करो, x की जगह 6y यहाँ पुट कर दो, क्या दिक्कत है, 12, 2y = 12, y = 6, पता चल गया जो बेटा है वो 6 है, तो सीधा ये लगाओ ना, बात खत्म, है ना जी। चलो जी 17 देखते हैं। लिखा है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, डिजिट ऑफ 2 डिजिट। तो दोस्तों आप लोग को पता होगा ऐसे क्वेश्चनों को करते क्या है, लेट 10th प्लेस डिजिट को x लेट कर लेते हैं और यूनिट नंबर को y लेट कर लेते हैं, और यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है नंबर का 10x + y, यानी जहाँ पे वो नंबर की बात कर रहा है वो इसके बारे में बात करेगा, जहाँ वो डिजिट की बात करेगा वो एक्स वाई के बारे में बात करेगा। लिखा हुआ है सम ऑफ द डिजिट नंबर इज 9, डिजिट सम ऑफ डिजिट का सम 9 है, यानी x + y = 9 है, ठीक है जी। आगे इफ 27 इज एडिड टू इट, मतलब क्या हुआ, 27 नंबर में ऐड कर दो, तो नंबर क्या है दोस्तों, 10x + y में 27 ऐड कर दिया, तो क्या हो गया, डिजिट्स ऑफ द नंबर गेट रिवर्स्ड, मतलब क्या हुआ, ये है ना नंबर हमारा, ये रिवर्स कर दो, यानी ऐसे कर दो, वेरी इजी। एक तरफ ले आओ, इसको उठा के इधर ले आओ, और ये माइनस का 27 कर दो, ठीक है। 10x 9x - 9y = माइनस का 27, 9 कॉमन ले लो, थोड़ा सा इजी हो जाएगा, है ना। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी दोस्तों, यहाँ कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, x - y, 9 इसके नीचे जाएगा तो माइनस का 3 आ जाएगा, ये आपकी दूसरी इक्वेशन, ठीक है। तो पहली इक्वेशन थी x + y 9, कर दो सॉल्व, ये पहली कैंसिल, है ना, x और x 2x, 9 में से 3 गया 6, x = 3। तो दोस्तों x + y की वैल्यू 9 है, x की वैल्यू अगर 3 आ गई तो y कितना आएगा, दिमाग लगाओ, है ना। तो ये आपसे क्या पूछता है, नंबर क्या है, तो दोस्तों नंबर का फॉर्मूला क्या था, 10x + y, यानी 10x की जगह 3 प्लस में y, कितना हो गया दोस्तों, 36। आप देखो इसमें 36, ये रहा, ठीक है जी। चलो एक बार कॉपी करो, मैं रफ करता हूँ इसको। लिखा हुआ है द पेयर ऑफ इक्वेशंस दिस एंड दिस रिप्रेजेंट्स पैरेलल लाइंस। दोस्तों पैरेलल लाइन का मतलब पता है, a/3 = 2/b नॉट इक्वल टू दिस अपॉन दिस, है ना। तो आगे देख सकते हैं ए बी में कॉम्बिनेशन दिख रहा है, तो यानी सिर्फ इसी को सॉल्व करो। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, वेरी इजी, देख लो ऐसे दिख रहा है, ठीक है जी। चलो 19 देखते हैं। 19 में लिखा है फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, अपॉन में लगा के देखते हैं, a1/a2 यानी 1/2, 2/4। यहाँ पे एक बात है दोस्तों, देखा यहाँ पे =0 है, यहाँ पे =16 है। एक काम करो, चाहे तो इसको उधर कर लो या उसको उठा के इधर लो। अगर इसको उधर हम भेजेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 8/16। देखना 1/2, 1/2, 1/2, तीनों बराबर आ रहे हैं। तो जब तीनों बराबर होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है जी। 20 देख लो क्या है, पेयर ऑफ इक्वेशन y = 0 एंड y = -7
हैज़ 1 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ऐसे दिख रहा है नो सॉल्यूशन। दोस्तों सिर्फ y तो है, हमारी इक्वेशन तो इस फॉर्म में होनी चाहिए ना, ax by + c = 0। यहाँ पे अगर 1 1 लगा दें तो दूसरा ये होना चाहिए a2x b2y c2 = ये होना चाहिए ना। तो अभी तो बस यही है, इसमें तो कुछ चेक ही नहीं होगा, तो इसका फिर नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है जी, चलो कॉपी कर लो एक बार, देखते हैं। लिखा है 1 इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशंस इज दिस द सेकेंड इक्वेशन कैन बी। अच्छा, डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन मतलब ये हो गया एक इक्वेशन दूसरे पर डिपेंड हो। तो आपको पता है कोइंसिडेंट लाइन का मतलब क्या होता है? कोइंसिडेंट का मतलब ये होता है कि जैसे एक इक्वेशन ले रही तो दूसरी इक्वेशन सेम टू सेम इसके ऊपर जाती है। इसका मतलब वी हैव टू क्रिएट दिस कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब ऑल पेयर्स ऑफ रेशोज आर इक्वल, है ना। तो एक काम करते हैं, इसमें चेक करते हैं -5 का चलो 10 सब जगह है, 7 का 14 भी सब जगह है ना, -2 का 4 भी। अब सेट करो साइन सब में सेम है या नहीं है। आप चेक करो, जैसे -5 इसमें चेक करते हैं, -5/10 इक्वल टू 7/-14 इक्वल टू -2 नहीं सॉरी, ये इक्वल टू में है ना, इसको दूसरी तरफ भेज देते हैं 2/-4। चेक करना, ये लो जी, माइनस 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 तीनों में इक्वल आ गए ना, ये -½ -½ यानी यही वाला ऑप्शन ठीक होगा, है ना। दोनों इक्वेशन जो है हमारी, ये और ये कोइंसिडेंट होंगी। 22 2 numbers are in the ratio 5:6. If 8 is subtracted from each of the numbers, the ratio becomes 4/5. Then the numbers are, कोई नंबर इस रेशियो में है, 8 दोनों में ऐड कर दिया हमने, 8 दोनों में ऐड कर दिया, तो let numbers are 5:6, ठीक है। 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ, इसमें भी 8 लेस कर दो, इसमें भी 8 लेस कर दो, और दोनों का अपॉन में इसलिए रखा है क्योंकि इसका जो रिजल्ट है वो रेशियो में ही आ रहा है। ठीक, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, 25x - 40 24x - 32, तो 25x - 24x - 32 × 40 कितना हो गया जी? x हो गया, यहाँ पे 8 हो गया। अब 8 यहाँ पुट कर दो, है ना, 5 × 8 और 6 × 8 कितना हो गया दोस्तों? 48। चेक करो, ये रहा। ठीक है जी, 23वां पढ़ते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस इज वेरी इजी। सॉल्यूशन तो निकालना है, एलिमिनेशन मेथड से कर दो, और ये इजी होगा। क्यों इजी होगा? कांस्टेंट हमारे पास पहले से सेपरेट और प्लस माइनस। 2x = 6, तो x की वैल्यू 3 आ गई। अगर x की वैल्यू 3 आ गई तो इन दोनों का सम अगर 4 है तो y कितना होगा? माइंड यूज़ कर लो, है ना, 3 यहाँ पुट करो, 3 और 1, ये रहा। ठीक है, पहले ही कॉपी कर लो, फिर आगे करते हैं। चलो जी, 24 देखते हैं। 24 में लिखा है फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b विल द इक्वेशंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। कोई बात नहीं, निकाल देते हैं। 1/a - b इक्वल टू 2/a + b इक्वल टू 1/a + b - 2। ठीक है जी, चलो तीनों में हमारे पास a और b चल रहा है, तो किसी को मूव करना आसान नहीं होगा, तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं, फिर इन दोनों को। चलो इसको सॉल्व करो, क्या आया? 2a - 2b इक्वल टू a + b। सबको एक तरफ ले आओ, क्या हो गया जी? 2a - a हो गया, माइनस का 3b इक्वल टू 0, a इक्वल टू 3b कर लेते हैं। ठीक, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। 2a 2b - 4
और ये a प्लस 2a प्लस 2b, इसको उठा के इधर ले आओ और इक्वल टू में 4 कर दो, पॉजिटिव हो गया 2a माइनस a प्लस b इक्वल टू 4। तो दोस्तों a इक्वल टू हम क्या लगा सकते हैं, 3b लगा सकते हैं। कितना आ गया 4b इक्वल टू 4, b की वैल्यू 1। अगर b की वैल्यू 1 हो गई है तो आप यहाँ पुट कर सकते हो 3, है ना। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 1। चेक करो, ये रहा डी पोर्शन। ठीक है जी, चलो 25 देख लेते हैं। द एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। दोस्तों साइक्लिक पता होगा, ए बी सी डी। साइक्लिक का मतलब ये जो है ना, ये ए और सी, एंगल ए प्लस एंगल सी वो 180 के बराबर होता है, और एंगल बी प्लस एंगल डी 180 के बराबर होता है। ठीक है जी, तो इसने हमसे कुछ ऐसे ही पूछा हुआ, एक्स वाई की वैल्यू पूछी है। ठीक है, ए 6x प्लस 10 प्लस सी हमारे पास कितना है दोस्तों, x प्लस वाई इक्वल टू में 180 होगा। कितना हो गया 7x प्लस वाई, प्लस का 10 है, दूसरी तरफ भेज दो 170, पहली इक्वेशन। एंगल बी 5x, एंगल डी 3y माइनस 10 इक्वल टू 180, 5x प्लस 3y, ये 190 हो गया। ठीक है दोस्तों, ये आपकी दूसरी इक्वेशन। दोनों को सॉल्व कर देते हैं। 7x प्लस वाई इक्वल टू 170, 5x प्लस 3y इक्वल टू 190। एक काम करते हैं, इसको बराबर कर लेते हैं, इजी होगा, है ना, कैलकुलेशन भी इजी होगी ना। 3 7 21x, 3y इक्वल टू में 510, 5x 3y 190, साइन चेंज, ये कैंसिल, 21 में से 5 गया 16x, और ये घटाओ 0, 11 में से 9 गया 2, और 4 में से गया 3। तो दोस्तों x इक्वल टू आ गया, यहाँ कर देता हूँ, ठीक, ये x इक्वल टू आ गया 20, x की वैल्यू 20 आ गई। तो दोस्तों देखना, मुझे y निकालने की जरूरत है, आप साफ साफ देख सकते हो x की वैल्यू 20 आ गई, तो यही दिख रहा है। अगर आपको दूसरी वैल्यू भी जाननी है तो x की वैल्यू कोई भी इक्वेशन में पुट कर दें। ठीक है जी, चलो कॉपी कर लो एक बार। तो ये 2 क्वेश्चन और करके इसको करते हैं खत्म। रक्षिता हैज ओनली ₹1 and ₹2 coins with her if the total number of coins that she has is 50। ओके, लेट कर लेते हैं ₹1 जो है वो x नोट है नंबर, और ₹2 है कॉइन मतलब y। ठीक है जी, टोटल कॉइन है हमारे पास 50, ये तो दिख रहा है। चलो जी, पहले इक्वेशन, और रुपीस भी है 75। इसका मतलब क्या हुआ भाई, x कॉइन, x नंबर ऑफ कॉइन है ₹1, ठीक है, y नंबर ऑफ 2, और ये मिलाकर टोटल कितने रुपए हैं, तो x प्लस 2y इक्वल टू 75। दोनों को सॉल्व कर दो, क्या दिक्कत है, माइनस कैंसिल, माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 25, तो y की वैल्यू 25। तो दोस्तों y की x y दोनों मिलाकर 50 है, y 25 आ गया, तो x भी 25 ही होगा। ठीक है, 27 पढ़ लेते हैं। लिखा है, एक एग्जाम में 1 मार्क मिलता है करेक्ट आंसर पे, और हाफ मार्क्स की कटौती हो जाती है गलत आंसर पे। जयंती ने 120 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए टोटल, जिसमें से उसको 90 मार्क्स मिले हैं। तो बताना है कि उसने कितने आंसर सही दिए हैं। तो लेट करेक्ट आंसर x मान लिया, तो रॉन्ग आंसर कितना हो गया दोस्तों, भाई टोटल 120 है ना, तो 120 माइनस x कर लिया, है ना। चलो अब एक नंबर x करेक्ट आंसर, उस पर उसको 1 नंबर मिल रहा है, ठीक। 120 माइनस x ये रॉन्ग है, हाफ मार्क्स की कटौती होगी, तो वो किसके बराबर होगा, 90 के। देखना दोस्तों ध्यान से, करेक्ट आंसर माइनस रॉन्ग आंसर मिलाकर 90 उसको मिले ना मार्क्स। करो सॉल्व, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, हाफ की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 60 प्लस x/90
2 इक्वल टू 90। आगे सॉल्व कर लो, x और x/2 का एलसीएम ले लो और ये माइनस का 60 दूसरी तरफ भेज दो, ये ठीक है। तो 3x डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 150 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई 300 हो गया, तो x इक्वल टू 100। लो जी 100 आंसर उसने सही किए थे। ठीक है जी, कॉपी कर लो।